अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, हमने एक सीरीज़ शुरू की थी फंडामेंटल एनालिसिस की, जिसका चैप्टर नंबर 1 जो है 2 हफ्ते पहले मैं अपने चैनल पे अपलोड किया था, जिसमें हमने शेयर के बेसिक्स को सीखा था। शेयर बोलते किसको, शेयर की वजूद कैसा हो भी, क्या है क्या नहीं। अब आज हम इसके सेकंड चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं वो कौन से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के असासे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेडिंग होती है और जिससे ऑनलाइन अपन पैसे कमा सकते हैं। वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक एक करके अपन आज पढ़ेंगे और साथ ही साथ ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, इन्वेस्टिंग किसको बोलते हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो है कौन से जो इन्वेस्टमेंट एसेट्स है जिसमें अपन एज ए मुस्लिम ट्रेड कर सकते हैं, और वो कौन से एसेट्स है जिसमें अपन दूर रहना, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर नंबर 2 के। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी आपको लर्निंग मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर आप चैप्टर नंबर 1 नहीं देखें तो पहले आप वो देखो, उसके पास ये चैप्टर के पास आओ, तभी आपको समझ में आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन आवर वीडियो। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ चुका हूँ स्क्रीन पर और मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट भी बनाया। इसकी लिंक मैं इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसका अगर आपको इसके नोट्स होना है तो निकाल ले सकते। तो सबसे पहले जो है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक डिफरेंस है वो अपन यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद अपन समझेंगे वो कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक है। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स किसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो सबसे पहले ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का बेसिक फ़र्क ये है कि दोनों एक ही चीज़ पे होती है, लेकिन इन्वेस्टिंग होती है लॉन्ग टर्म के वास्ते और ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म के वास्ते। अब लॉन्ग टर्म यानी कि मिसाल के तौर पर आप एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं, ठीक है, और आपको रिटायरमेंट के लिए जो है अच्छे खासे आप ये चाह रहे कि जब आपका रिटायरमेंट होगा तो आपके पास अच्छा खासा अमाउंट हो, तो आप वो पैसे को जो है बैंक में भी जमा कर सकते, लेकिन बैंक में आपको इंटरेस्ट लगेगा और वो इंटरेस्ट जो है हराम है, नंबर 1। नंबर 2, जितना आपको रिटर्न मिलना चाहिए उतना उससे आपको नहीं मिल सकता। तो आप क्या करते, एक अच्छे खासे पोर्टफोलियो मैनेजर को हायर करते। वो पोर्टफोलियो मैनेजर आपके पैसे को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके जब भी आपका रिटायरमेंट होता तो आपका जितना भी फंड जमा होता उसको 10x 20x करके देता है, 10 गुना 20 गुना 30 गुना करके देता। अब मिसाल के तौर पर एक स्टॉक है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL जिसको बोलते हैं अपन। 20 साल पहले वो स्टॉक का प्राइस था 200 रुपये के ऊपर, आज उसका स्टॉक का प्राइस है लगभग 2500 के ऊपर। तो 20 साल पहले अगर आप अपने इस स्टॉक में जो है अगर इन्वेस्ट करते होते, 1000 शेयर्स लेते होते, तो आपका पैसा जो है तकरीबन 10 गुना बढ़ गया होता, यानी कि आपके 1 लाख रुपए आज 10 लाख रुपए हो गए होते, आई मीन टू से, या 10 लाख रुपए 1 करोड़ हो गए होते थे। तो ये है। इसी तरह MRF की मिसाल आप ले लो, इसी तरह जो है TCS की ले लो, इसी तरह इन्फोसिस की ले लो, जितनी भी कंपनियां हैं, रिलायंस की ले लो आप, जो है तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है 10 साल 15 साल, आप ये सोच के पैसे लगा रहे कि मैं 10 साल के बाद 15 साल के बाद हज को जाऊंगा, और वो सारा पैसा जो है आप किसी एक पोर्टफोलियो मैनेजर के ज़रिए से आप अच्छा खासा जो है एक पोर्टफोलियो बना के उसको मैनेज कर रहे, तो वो आता है इन्वेस्टिंग में, ठीक है। उसमें भी आप करते वही आप रिलायंस के शेयर ख़रीदते, वही आप TCS के शेयर ख़रीदते, वही आप MRF के शेयर ख़रीदते, लेकिन आप रख के उसको होल्ड करते हैं। और इसके लिए
बेसिकली आप जो है एक पोर्टफोलियो मैनेजर को हायर करते हैं, ये फ़र्क है। लेकिन ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग होता है शॉर्ट टर्म के वास्ते। अब ये शॉर्ट टर्म यानी कि वो शॉर्ट टर्म एक दिन भी हो सकता, एक घंटा भी हो सकता, एक हफ्ता भी हो सकता, एक महीना भी हो सकता, 6 महीने भी हो सकता, एक साल भी हो सकता। ठीक है, तो कौन सा भी शेयर अगर आप होल्ड करके जो है कुछ टाइम पीरियड के वास्ते प्रॉफिट आए तक उसको होल्ड कर रहे, फिर बेच दे रहे, उसको बोले ट्रेडिंग। ठीक है, उसको बोले ट्रेडिंग। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में यही फ़र्क है, दूसरा और कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट में आपका जो टारगेट रहता है वो 10x 20x 30x रहता, और उतना आपको वेट करना भी होता। और ट्रेडिंग में आपका परसेंटेज जो है 1%, 2%, 5%, 10%, दैट्स इट। यहाँ 10x है, यानी कि 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना आप देख रहे। यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज है, यानी कि 1 लाख आप लगाए, उसका 1% हुआ सिर्फ 1000 रुपये। उसी तरह अगर आप 5% का टारगेट लेके चल रहे तो 1 लाख का आपका हुआ 5000 रुपये। तो हमेशा ये याद रखो। लेकिन उसी तरह अगर आप 1 लाख को यहाँ पर इन्वेस्ट करते तो आपका जो है 10x यानी कि वो 1 लाख 10 लाख रुपये हो जाता 10 साल के बाद, 20 साल के बाद। तो ये बेसिक फ़र्क है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में। तो जो ट्रेडिंग होती है या इन्वेस्टमेंट होता है वो किस पे होता? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे होता। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं आगे अपन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो हमारे नज़दीक एज ए हलाल ट्रेडर है वो है शेयर्स, जिसको स्टॉक्स भी बोलते, इक्विटी भी बोलते। और जो है ये इसमें ट्रेड करना हमारे लिए जायज़ है, लेकिन उसके कुछ शराइत है जो कि हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। हलाल कब होते, हराम कब होते, वो सारी चीज़ें अपन अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। बहरहाल शेयर के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है किसको बोलते, तो पिछला वाला चैप्टर नंबर 1 आप जाके देखें, उसमें डिटेल से मैंने समझाया शेयर किसको बोलते हैं और क्या है और क्यों हमारे लिए हलाल है। बोल तो इसमें हमको ओनरशिप मिल रही, यानी अपने को कब्ज़ा मिलता। और जो सेबी है, जो हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो अगर मिसाल के तौर पर आपके पास किसी कंपनी का एक भी शेयर है तो आपको उतना ही हक देता है जितना कि जो प्रमोटर होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर होता है, उतना ही अमाउंट ऑफ हक आपको भी मिलता है। ठीक है, आप डायरेक्टली जाके जो है क्लेम कर सकते किसी भी टाइम, और जो है उस टाइम पे जो वैल्यूएशन चल रही वो शेयर की, उतना अमाउंट आप क्लेम कर ले सकते। ये राइट होता है। अगर मान के चलो कल के दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, यानी कि जो शुरू करे कंपनी, उनमें कुछ भी चेंजेस होते हैं, या कोई प्रेसिडेंट लेवल पे जो चेंजेस होते, उसके लिए अगर वोटिंग होती है तो आपको भी वोटिंग करने का हक मिलेगा अगर आपके पास एक भी शेयर उस कंपनी का है तो। मिसाल के तौर पर आपके पास टीसीएस का एक भी शेयर है, टीसीएस में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में कुछ भी जो है चेंजेस होते हैं और उसके लिए वोटिंग की जाती है, तो आपको भी उतना ही हक मिलेगा जितना कि 99% जो है जिसके पास इसके शेयर्स होते हैं। ठीक है, आपको बाज़ाब्ता मेल आएगा कि वो मेल में लिखा होगा कि बॉस आपके पास टीसीएस का एक शेयर है, ये टीसीएस में ये चेंजेस बड़े लेवल पे होने वाले हैं, उन लोगों के मेंबरों की फहरिस्त है, आप जिसको वोट देना चाहे दे सकते हैं। वोट के डिटेल्स ये है और वोट की टाइमिंग ये है। उस दिन आपको एक लिंक दी जाएगी, वो लिंक में आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको वोटिंग का पूरा राइट दिया जाएगा, और जितने भी वोट्स शेयर होल्डर्स के मिलेंगे उसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो प्रेसिडेंट का पद होता है या कुछ भी ऐसा बड़ा चीफ का पद होता है वो बंदे को मिलेगा। तो ये ताकत होती है शेयर की, ये ताकत होती है स्टॉक की। किसी भी टाइम पे किसी भी आप 10 साल के क्यों ना हो, 20 साल के क्यों ना हो,
आप उस वक्त जाकर जो है अपना शेयर का जितना भी अमाउंट है उसको क्लेम कर ले सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं जो है TCS का शेयर होल्डर हूँ और मैं गुज़र भी गया, अगर मैं मेरे डीमैट अकाउंट में नॉमिनी को भी सेट करता हूँ तो 10 साल हो जाओ, 15 साल हो जाओ, 20 साल भी हो जाओ, तो अगर मेरा बेटा जो है इस TCS को बेचना चाहे, TCS के शेयर को, तो उस वक्त का जो भी प्राइस रहेगा वो प्राइस जो है मुझे मिल जाएगा। ये होती है शेयर की ताकत, ये होती है स्टॉक की ताकत। इसीलिए उलमा इकराम हमको इसमें ट्रेड करने के लिए जायज़ कहते हैं। इसके शराइत क्या है वो हम आगे के दोस्तों अब आते हैं दूसरे वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में होता क्या है दोस्तों कि इसमें डिफरेंट इन्वेस्टर्स का पैसा एक जगह पुल इन किया जाता है। पुल इन करने के बाद उसको एक फ़ंड की शक्ल दी जाती है। वो फंड को डिफरेंट स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, मनी मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स में जो है इन्वेस्ट किया जाता है। कौन इसको चलाते हैं? फंड को चलाती है AMC। AMC का मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जैसा कि आपका मोतीलाल ओसवाल हो गया, जैसा कि आपका जो है बहुत सारे हैं मार्केट में, आप गूगल करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो ये AMC में होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स। ये पोर्टफोलियो मैनेजर्स आपके फ़ंड को चलाते हैं और इसमें आप दो तरीक़े से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है SIP, दूसरा है लमसम। एज ए मुस्लिम, एज ए हलाल ट्रेडर वी कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, बट उसके भी कुछ शरायत है। उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया हूँ, आई बटन में उसकी लिंक दे दूँगा। अगर आपको देखना है, अगर आपको इंटरेस्टेड है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो प्लीज़ आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। दूसरी चीज़, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप चंद शरायत कुछ ऐसे हैं कि उसी फंड में आपको इन्वेस्ट करना है जो कि वो फंड जो शेयर्स को एसोसिएट कर रहा हो वो हलाल हो। जैसा कि, और ये चीज़ मार्केट में बहुत कम है, जैसा कि आपका टाटा एथिकल फ़ंड हो गया, हलाल शरिया कंप्लायंस फ़ंड हो गया। तो ये चंद गिनती के दो चार ही है, तो इसीलिए बहुत सारे मुसलमान जो है इसको अवॉइड करते हैं। बाकी ये भी एक सेफ़र इंस्ट्रूमेंट है व्हेन यू कंपेयर इट टू स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड्स में बहुत कम रिस्क होता है, उसी तरह रिवॉर्ड भी बहुत कम होता है, और ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको ये लेके चलना होता है। इसमें ट्रेडिंग नहीं की जाती है, ये आप याद रखें। ये सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही होता है। दोस्तों मज़ीद अगर इसके बारे में जानना है आपको, तो मेरी म्यूचुअल फ़ंड वाली वीडियो मार के मेरा नाम मार दो, आप वो वीडियो देख लो, आपको तफसील से समझ में आ जाएगा। अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है ETF, जिसमें ट्रेडिंग की जाती है। ये ETF बेसिकली होता क्या है, इसमें भी जो है इन्वेस्टर्स का पैसा पुल इन किया जाता है, और ये पैसे को जो है एक एसेट से जो है अंडरलाइन किया जाता है। एसेट इन द सेंस कौन सा भी एक इंडेक्स या कौन सा भी एक कमोडिटी, कुछ भी इंडेक्स, यानी कि आपका निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, और आपका जो है सेंसेक्स हो गया, या कमोडिटी यानी कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, वगैरह वगैरह। तो इससे आपके फ़ंड को एसोसिएट किया जाता है, और उसके जो है उसका जो पार्ट है उसकी एक वैल्यू निकाली जाती है, और वो वैल्यू को जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाता है। ठीक है, जिस तरह आपके स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स लिस्ट होते हैं, उसी तरह ये ETFs भी जो है एक्सचेंजेस में लिस्ट होते हैं, और इसकी भी एक्सपायरी होती है। ठीक है, तो ये ETFs को फिर इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, मतलब कि बढ़ती और घटती भी है, तो उसके ऊपर मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रेड करते हैं। लेकिन एज ए मुस्लिम दिस इज़ नॉट कंप्लाइंट टू ट्रेड इन इट।
तो बेटर यू अवॉइड इट। वाई? बिकॉज इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये अंडरलाइंग एसेट के हिसाब से जो है इसकी जो फ्लक्चुएशन है वो मूव होती रहती है। दैट्स द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ दी उलमा इकराम से टू अवॉइड दिस। इसके ऊपर भी वीडियो है हमारे चैनल पे, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट में होता क्या है दोस्तों, अगर किसी गवर्नमेंट बॉडी को पब्लिक से पैसा उठाना है किसी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए या रोड बनाने के लिए, और गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है समझो, रीज़न कुछ भी, एनीथिंग रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी जो पब्लिक है, मिसाल के तौर पर स्टेट गवर्नमेंट है तो अपनी स्टेट की पब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पूरा इंडिया समझो, तो अपने कंट्रीमैन को, अपने सिटीज़न को जो है वो बॉन्ड्स प्रोवाइड करती है। ये बॉन्ड्स के इवज़ में जो है पब्लिक जो है वो बॉन्ड्स को ख़रीदती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इसका पैसा जाता है। तो और ये गवर्नमेंट जो है इस बॉन्ड्स के बदले में हर महीना कुछ ना कुछ इसको इंटरेस्ट देती है, और साथ ही साथ जो है इंटरेस्ट के साथ ही साथ ये बॉन्ड की वैल्यू भी, अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ या गवर्नमेंट अच्छा कर रही है तो उसकी बॉन्ड की वैल्यू भी बढ़ती है। तो इस तरह से जो है ये बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ काम करते हैं। जैसा कि आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, कॉरपोरेट बॉन्ड्स भी, मतलब कि बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनीज भी कॉरपोरेट बॉन्ड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का मतलब कि ये गोल्ड के ऊपर बेसिकली इस बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं गोल्ड के बड़े बड़े कंपनीज। तो बेसिकली ये हमारे लिए हराम है, कहीं को बोल तो इसमें सूद इन्वॉल्व होता है, इंटरेस्ट का एलिमेंट आ जाता है। जब भी इंटरेस्ट का एलिमेंट आएगा वो हमारे लिए हराम हो जाएगी। दोस्तों अगला है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का माना आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इसके ऊपर भी एक तफसीली वीडियो मैं बनाया, लेकिन आपको ज़रा शॉर्ट में समझा दूं। ये होते क्या है, बेसिकली डेरिवेटिव्स मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में लाए गए हैं अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। ये बेसिकली हेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका मकसद है हेजिंग। अब हेजिंग का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो हमारा नुकसान कम से कम हो। हमारा इन द सेंस, आई मीन टू से, बड़े बड़े HNIs ऑपरेटर्स और क्या बोलते हैं आपके कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स, ये जितने भी बड़े बड़े लोग रहते हैं जिसका जो है करोड़ों का इन्वेस्टमेंट रहता स्टॉक मार्केट में और दीगर मार्केट्स में, उन लोग अगर कल के दिन क्रैश हो गया, वार आ गया या कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट डाउन चले जा सकता, तो उससे बचने के लिए ये डेरिवेटिव्स मार्केट में लाए थे। हमारे लिए क्यों हराम है बोल तो मैं थोड़ा इसको और डिटेल में समझाऊंगा कैसा। अब पहला है फ्यूचर। फ्यूचर में होता क्या है दोस्तों, एक कॉरपोरेट कंपनी है, मिसाल के तौर पर, एक मिसाल से समझा रहा हूँ आपको, एक कॉरपोरेट कंपनी है और एक किसान है समझो, तो दोनों के भी अपने अपने डर हैं। ठीक है, किसान मिसाल के तौर पर, किसान कई की खेती कर रहा, कॉटन की, कपास की, और कॉरपोरेट कंपनी जो है कॉटन का कारोबार करती है, यानी कॉटन के कपड़े बेचती, मान के चलो कॉटन के कपड़े ये बेचती है। तो कॉरपोरेट कंपनी को किसान से क्या चाहिए भाई, कॉटन चाहिए, बदले में किसान को क्या चाहिए, कॉरपोरेट कंपनी से पैसा चाहिए। लेकिन दोनों के अपने अपने डर हैं। किसान का डर क्या है कि मैं खेती तो कर रहा हूँ भाई, प्रोडक्शन तो हो रहा मेरा, लेकिन कल के दिन मेरी खेती को नुकसान हो गया, बाढ़ आ गई, तूफ़ान आ गया, ज़लज़ला आ गया, तो अगर कपास नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। तो ये इसके अलग डर है। कॉरपोरेट कंपनी के डर क्या है बोल तो, अगर जो है कॉटन का रेट बढ़ गया तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है बढ़ जाती, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई तो मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ जाती, मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ गई तो मेरे को प्रॉफिट जितना आना है उतना नहीं आता, प्रॉफिट जितना आना है उतना नहीं आया तो मैं अपने खर्चे कैसा चलाऊँ, अपने लोगों की सैलरी कैसा दूँ। तो ये कॉरपोरेट कंपनी के अपने डर है। ठीक है, कल के दिन ऐसा
कुछ भी हो जाए, मिसाल के तौर पर कॉटन का रेट बढ़ गया तो ये एक अनफेवरेबल कंडीशन है। अगर खुदा ना खास्ता ये अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो इसको मिटिगेट करने के लिए ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लाया गया। अब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि कॉरपोरेट कंपनी जाती है किसान के पास, देख भाई मैं तेरे को, और जाके वहाँ पर डील कर देती। डील क्या करती कि मेरे को अगले 2-3 महीने के बाद जब भी तेरी प्रोडक्शन होगी, फ़लाँ डेट पे फ़लाँ इतना कॉटन मैं जो है इतने रेट पे ले लूँगा। ठीक है, मान के चलो 10 रुपये किलो पे बात हो गई, 10 रुपये किलो पे बात हो गई, तो किसान को ये ऑब्लिगेटरी होगा कि वो दिन जो है किसान को 10 रुपया केजी पे कॉटन को देना ही पड़ेगा कंपनी को, हत्ता कि अगर कॉटन का रेट 100 रुपये भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉरपोरेट कंपनी का पैसा यहाँ पर बच जाता है। उसी तरह खुदा ना खास्ता अगर किसान की खेती बिगड़ गई तब भी जो है कॉरपोरेट कंपनी उसको 10 रुपया किलो के भाव से जो है कॉटन 10 रुपया किलो कॉटन के भाव से 10 रुपये किसान को देगी पर केजी कॉटन। ठीक है, तो ये होता है फ्यूचर्स के फ़ायदे। लेकिन हमारे लिए हराम इसीलिए है क्योंकि अल्लाह के नबी ने जो है, ये अल्लाह के नबी के ज़माने में भी होता था। मुशरिकीन मक्का जो है ऊँटनी होती है ना, ऊँटनी के पेट में जो बच्चा है उसका सौदा उसके पैदा होने से पहले कर लेते थे। तो इसीलिए अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि ऐसा मत करो, ऐसा चीज़ हकीकत में आने के बाद जो है उसका सौदा करो। इसीलिए हमारे लिए फ्यूचर्स हराम है। उसी तरह ऑप्शंस, अब इसमें और एक चीज़ बोलना मैं भूल गया, दोनों का भी रिस्क यहाँ पर मिटिगेट हो गया। कैसा हो गया, किसान को अगर खेती बर्बाद भी होती है तो उसको एटलीस्ट 10 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा पर केजी कॉटन। उसी तरह अगर कॉटन का रेट 100 रुपया भी हो गया तो कंपनी को जो है उसी रेट से यानी कि 10 रुपये के रेट से कॉटन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर किसान उगाता है कॉटन तो दोनों का रिस्क यहाँ पर मिटिगेट हो गया। तो ये फ़ायदे होते हैं फ्यूचर्स के। अब आते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस में भी ये चीज़ हेजिंग के लिए बनाई गई थी ऑप्शन। अब ऑप्शन में दो रहते, एक है कॉल ऑप्शन, दूसरा है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब जब भी एक, अब ये दो भी ऑप्शन जो है किसी भी एक अंडरलाइंग एसेट के नीचे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक एसेट है, मिसाल के तौर पर रिलायंस है। ठीक है, रिलायंस है, तो यहाँ पर रिलायंस है ना भाई। अब किसी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल HNI के पास मान के चलो 1000 रुपये के भाव से 1 लाख शेयर से 1 लाख शेयर से, ठीक है, रिलायंस के। तो अब मान के चलो उसको एक, अब HNI का होता क्या है, इन लोगों को अपना माल बेचना है तो लॉक इन पीरियड होता है। वो लॉक इन पीरियड के अंदर अंदर जो है वो माल नहीं बेच सकते। अगर लॉक इन पीरियड हो गया तभी वो लोग जो है अपना माल बेच सकते हैं मार्केट में रिटेलर्स को। तो मान के चलो कल के दिन रिलायंस में कुछ बुरी खबर आती है, ये तब भी अपना माल नहीं बेच सकते। तो इसीलिए और ये माल बेचे बेचे तक ये 1000 रुपये का जो शेयर का प्राइस है वो नीचे 200 रुपये 300 रुपये हो जाता। तो जब तक इनका लॉक इन पीरियड ख़त्म होता है तब तक जो है गई, वो बोलते नहीं चिड़िया चुग गई खेत बोलते नहीं, वैसा हिसाब हो जाता। तो ये लोग क्या करते हैं, पुट ऑप्शन इसके ख़रीद के रखते हैं। तो पुट ऑप्शन में क्या बोला था, जब भी जो है स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो पुट ऑप्शन बढ़ेगा। तो मान के चलो कल के दिन 1 लाख शेयर्स 1000 रुपये के भाव से उसका वैल्यू है 1 करोड़ रुपये। ठीक है, 1 करोड़ के अगर शेयर्स 10% गिर जाते हैं तो इसको तो 10 लाख का यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये सेम 10 लाख रुपए ये पुट ऑप्शन में ख़रीद के ये कवर कर लेगा। तो इसको बोलते हैं हेजिंग। यानी कि ये शेयर में तो आपको 10 लाख का नुकसान हुआ,
रिलायंस के शेयर में, लेकिन उसका जो अंडरलाइंग एसेट है जो कि है पुट ऑप्शन, जो कि ये एसेट के गिरने पे बढ़ता है, ये बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे आपके। तो ये हेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये जितना भी जो कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है। लेकिन हमारे लिए ये हराम इसलिए है कि ना तो हमारे पास अंडरलाइंग एसेट होता है, हम खाली तुक्के मारते, अरे रिलायंस का शेयर ऊपर जाता हूँगा, चलो कॉल ऑप्शन ख़रीद लो। अब रिलायंस का शेयर नीचे जाता हूँगा, पुट ऑप्शन ख़रीद लो। तो ये प्रिडिक्शन हुआ, ये स्पेक्यूलेशन है, ये तुक्केबाजी हुई, ये आप जुआ खेल रहे हैं, आप ये हेजिंग नहीं कर रहे, आप जुआ खेल रहे। इसीलिए ये हमारे लिए उलमा इकराम ने हराम करार दिया है। और डिटेल में इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, FNO हराम या हलाल जमील अहमद ख़ान बोल के सर्च बॉक्स में मारिए, इसके ऊपर और डिटेल में आपको वीडियो आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ डेरिवेटिव भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो डेरिवेटिव्स तो अभी हो गया, अगला है कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो सिमिलर टू योर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बट हियर एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि कमोडिटी ट्रेडिंग में अंडरलाइंग एसेट जो है आपका कमोडिटी होता है। कमोडिटी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और दीगर कमोडिटीज़ जैसा कि वीट हो गया, कॉटन हो गया, शुगर हो गया, सोया सीड्स हो गया, वगैरह वगैरह। इसमें FNO में क्या है, अंडरलाइंग एसेट आपका स्टॉक होता है, इंडेक्स होता है, यानी कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। लेकिन कमोडिटी ट्रेडिंग में अंडरलाइंग एसेट आपका डायरेक्ट कमोडिटी होता है। तो इसकी उलमा इकराम हलाल हराम की सूरत ये बोले कि अगर आपको डिलीवरी में माल मिलता है, मान के चलो आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो ये बोलते हैं कि इस दिन जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा आपके घर पर डिलीवरी आ जाएगी। दैट मीन्स वो आपके लिए जायज़ है, वो आपके लिए हलाल है, वो आपके लिए लीगल है। अगर आप सेलर हो तो आपको डिलीवरी देना है, अगर आप बायर है तो डिलीवरी आपको लेना है। उसके बीच आपका सौदा हो जाता है, आपको प्रॉफिट वगैरह मिलता है, तो ये आपके लिए हलाल है ये सूरत। लेकिन आपको डिलीवरी नहीं मिल रही, डिलीवरी की शक्ल में आपको गोल्ड नहीं मिल रहा, सिल्वर चांदी का कॉइन नहीं मिल रहा, तो ये आपके लिए हराम हो गया। और मैं ये बता दूं कि क्या बोलूँ, मैं कमोडिटी के ऊपर अच्छी डिटेल वीडियो मैंने बनाया हूँ, अगर आप वो नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर देखें, इंशाल्लाह ताला बहुत आपको और भी इसके बारे में मालूमात हासिल होगी। अब अगला है फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब ये है करेंसी ट्रेडिंग। करेंसी का मतलब जैसा कि हमारी एक करेंसी है, वैसी दूसरे कंट्रीज़ की भी करेंसी होती है, जैसा कि USD है। अब सबसे बड़ा जो है USD है, US डॉलर, जो कि अमेरिका का $1 आजकल टू से अराउंड 85 रुपीज़ का होता है। और ये मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये 85 रुपीज़ बढ़ते भी घटते भी, कभी 84 हो जाता, कभी 83 हो जाता, कभी 86 हो जाता, कभी 87 हो जाता। तो यहाँ पर तो ये लोगों ने क्या किया, ये जितनी भी फॉरेक्स की रेगुलेटरी बॉडी है, इन्होंने हर करेंसी के पेयर्स बना दिए, जैसा कि US डॉलर INR, ठीक है, US डॉलर INR यानी कि USD विथ इंडियन रुपी, जैसा कि यूरो विथ USD यानी कि जर्मनी का यूरो प्लस आपका USD, इसका एक पेयर बना दिया। पेयर बना के ये पेयर जो है इसमें को लिस्ट कर दिया, और ये पेयर्स लिस्ट होने के बाद अब उसके ऊपर तुक्केबाजी हो रही है, उसके ऊपर स्पेकुलेशन हो रहा। अब डॉलर का रेट बढ़ा तो उसके ऊपर इतने पैसे, डॉलर का रेट घटा तो उसके ऊपर इतने पैसे। ये पेयर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके ऊपर ही तुक्केबाजी चलती है। इसीलिए जो है हमारे इस्लाम में ये भी चीज़ हराम करार दी गई है उलमा इकराम की जानिब से। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वो है क्रिप्टो एसेट्स, जैसा कि डिजिटल करेंसीज, जैसा कि आपका बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, डोज कॉइन हो गया, कलाडा हो गया। ये सारे कॉइन्स है जो कि आपके जो क्रिप्टो की दुनिया है उसमें लिस्टेड है। अब ये कॉइन्स क्या है दोस्तों, बेसिकली ये एक करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, जिसका कोई वजूद अभी इस वक्त है नहीं।
वो है डेटा माइनिंग सेंटर्स में, दुनिया के जितने भी बड़े डेटा माइनिंग के सेंटर्स है उसमें इनक्रिप्टेड की शक्ल में ये करेंसीज है। तो अभी ये चीज़ इस पे ट्रेड करना मशकूक है, डाउटफुल है। कुछ उलमा इसके हक़ में है, कुछ उलमा इसके ख़िलाफ़ है। जो उलमा इसके हक़ में है वो बोलते हैं कि मे बी फ्यूचर में सारी जो ट्रांजैक्शंस होगी वो डिजिटल करेंसी पे ही होगी, इसीलिए ये लोग जायज़ करार दे दिए। और कुछ लोग जो है ये बताते हैं कि इसके पीछे जो रेगुलेशन है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, कौन इसको रेगुलेट कर रहा, कौन इसको मैनेज कर रहा, उसका आता है ना पता है। एक ट्वीट के ऊपर इसका प्राइस ऊपर चल जाता, उसका प्राइस नीचे आ जाता। तो इसके लिए ये जो है थोड़ा दूर रहो इससे बोल के बोलते हैं। अगर आप मेरी ज़ाती राय भी बोले तो ये जो उलमा इसमें है, मतलब कि मशकूक चीज़, मैं अभी जब तक अपने को क्लियर पिक्चर नहीं हो जाती, मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा बहुत अवॉइड करना। अपन कहीं को बोल तो एक ट्रम्प का ट्वीट आ गया या एक इलॉन मस्क का ट्वीट आ गया बोल तो ख़त्म, आपके 1 लाख का बिटकॉइन जो है 70,000 60,000 पे हो जा रहा। एक ट्वीट पे जो है वो इतना फ्लक्चुएट हो रहा, और उसके पीछे की हकीकत कौन उसको मैनेज कर रहा, क्या है क्या नहीं, अभी ये क्लियर नहीं हुआ। तो जिसकी वजह से हम थोड़ा इसको अवॉइड करना। हालांकि जब क्लियर हो जाएगा तो जब अपन भी मैदान में आ जाएंगे, अभी तो फ़िलहाल के वास्ते मैं होल्ड पे रखा हुआ हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। और अब आते हैं आगे, वो है रिट्स, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स में होता क्या है दोस्तों, सिंपल है कि जो जितने भी रियल इस्टेट के कंपनीज है, जैसा कि आपका माइंड स्पेस हो गया, जैसा कि आपका अवेवा होगा, बहुत है कंपनीज, जितने भी रियल इस्टेट्स कंपनीज है, इनको मिसाल के तौर पर एक वेंचर बनाना है तो इनके पास तो पैसे होते नहीं, तो ये लोग क्या करते, रिट्स बोल के एक बॉन्ड बनाते, ठीक है। कहाँ चलेगा, यस, ये लोग एक बॉन्ड बनाते, बॉन्ड बना के पूरे आम पब्लिक में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते। जो भी ये बॉन्ड ख़रीदेगा उनको ये पैसा आएगा, और वो पैसा सारा वो वेंचर्स में लगाएंगे, वेंचर्स को डेवलप करेंगे, उसकी प्लॉटिंग करेंगे और उसको कस्टमर्स को लाएंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे। और जब ये माल बिक जाएगा उसके बाद जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है वो जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने इन्वेस्टर्स को। इसमें थोड़ा बहुत सूद का भी लेन देन होता है, तो उसके लिए उलमा इकराम इसको भी अवॉइड करने के लिए कहा है। और लास्ट टॉपिक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है आईपीओ, जिसके बारे में मैंने 40 मिनट का वीडियो अपने चैनल पे डाला हूँ। इसको डिटेल में समझना है तो वो प्लीज़ आईपीओ वाला वीडियो जाकर आप देखें। फ़िलहाल के लिए आईपीओ का मतलब जब कभी भी एक कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली है तो वो अपना आईपीओ लाती है मार्केट में पब्लिक को, पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करती है, पब्लिक उसमें उस आईपीओ को ख़रीदते हैं, और एक दिन तय होता है जहाँ पर जो है वो आईपीओ लिस्ट होता है। अब लिस्ट होने के बाद अगर आईपीओ ऊपर में लिस्ट हुआ तो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट, अगर नीचे में लिस्ट हुआ तो इन्वेस्टर्स को नुकसान। तो ये चीज़ थी आपको बताने की। आईपीओ के बारे में डिटेल वीडियो है 40 मिनट का, उसकी भी आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, अगर वो भी देखना है तो आप देख ले सकते हैं। और अगला है पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। बेसिकली ये एक जॉब की शक्ल की चीज़ है, यानी कि आप यहाँ पर जो है जो दूसरों के जो इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियोस वगैरह है वो आप यहाँ पर मैनेज करते हैं और उसके बदले में आपको पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते, ये जॉब भी आपके लिए हलाल है। मैं इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूँगा बल्कि इसको जॉब बोलूँगा, ठीक है। उसी तरह हेजिंग की भी जॉब्स होती हैं, हेजिंग की भी सर्विसेज होती है। हेजिंग माने कि किसी बड़े इन्वेस्टर का बड़ा पोर्टफोलियो है 1000 करोड़ का, अब उसको डर है कि कहीं वो 1000 करोड़ जो है 500 करोड़ ना हो जाए, तो उन्हें क्या करता, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सर्विसेज जो हेज फंड्स चलाते उन लोगों को हायर करता। ये हेज फंड वाले आपके जितना भी पोर्टफोलियो वगैरह है उसको हेज करते। हेजिंग किसको बोलते,
इससे थोड़ी देर पहले, एक 10-15 मिनट पहले मैं बोला था, वैसा हेज करके आपके इन्वेस्टमेंट को, आपकी जितना भी पोर्टफोलियो उसको बचाया जाता। ठीक है, अब यहाँ पर एंड ऑफ द वीडियो में एक समरी टेबल दी गई है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स जो कि अभी हम डिस्कस करें वो है, उसके बाद रिस्क यानी कि कितना रिस्क है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में कितना रिस्क है। अगर रिस्क बड़ा है, हाई है, तो रिटर्न भी हाई होगा। अगर रिस्क मॉडरेट है, मीडियम है, तो रिटर्न भी मीडियम होगा। अगर रिस्क लो है तो रिटर्न भी लो होगा। ये आपको याद रखना है। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है वो ये टेबल में है, और किसके लिए ये बेस्ट है इंस्ट्रूमेंट। अब एक एक करके हम थोड़ा देखते हैं। अब देखो, स्टॉक्स जो है मीडियम और हाई रिस्क है। इसमें ग्रोथ, अगर आपको ग्रोथ वगैरह होना है, आपके पैसे आपको बढ़ाना है जल्दी से, तो स्टॉक्स इज़ द बेस्ट थिंग। और ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बोथ के लिए बेस्ट है ये। और एज ए हलाल ट्रेडर भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है म्यूचुअल फंड्स अभी इंडियन मार्केट में उतने, मुसलमानों के लिए तो उतने हैं नहीं। अगर आप गैर मुस्लिम हो, अगर आप नॉन मुस्लिम हो और आपके लिए शरिया कंप्लाइंट नहीं लगता है, तो आप जो है कौन से भी म्यूचुअल फंड में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये लो रिस्क है, मतलब कि अगर पैसा आपका डूबता नहीं, क्योंकि इसको चलाने वाले, फंड्स को चलाने वाले बड़े बड़े माहिर लोग फाइनेंस की फील्ड में वो लोग चलाते हैं। वेल्थ क्रिएशन के वास्ते, जैसा कि आपका पीएफ का पैसा है, रिटायरमेंट का पैसा है, उसको बढ़ाना, करना है, घटना है, तो म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट थिंग। ईटीएफ्स मैं बोल दिया, ईटीएफ्स, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज़, फॉरेक्स, रेट्स, ये हमारे लिए है नहीं। क्रिप्टो मशकूक चीज़ें, करना है तो करो, उलमाए किराम की इत्तेफाक रखते हो तो करो, नहीं करना है तो मत करो। आईपीओस तो जो हलाल है, कौन से आईपीओस हलाल होते हैं, कौन से हराम होते हैं, अगले चैप्टर में ये चीज़ आएगी, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। हलाल आईपीओस जायज़ है और हराम आईपीओस हराम है। उसी तरह पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी आपके पास वो लाइसेंसेस है, आपके पास वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से लीगली आप मार्केट में जाकर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को दे सकते, तो वो आप जो है ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली HNIs के लिए होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ और स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो ये सारा टेबल आपको डिस्कस करने का था। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से ये वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी कुछ आपके मन में सवालात है तो आप कमेंट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल करिएगा, मैं आपको वहाँ पर जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो मार्केट में ट्रेड होते हैं, ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं मिलता हूँ अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा, खूब प्रैक्टिस करिएगा। मेरे जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है उसको भी देखिए, उससे रोज़ाना ट्रेड लीजिए। अगर आपको मार्केट मौका देती है तो ट्रेड लीजिए और अच्छा खासा पैसा कमाइए मार्केट से। मेरी वही दुआ है, मेरी वही तमन्ना है कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।